मिडल ईस्ट जैसे देश जो कि मुस्लिम मेजोरिटी देश है, ये तो पैलेस्टाइन को उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना कि इजराइल से नफरत करते हैं। फिर ये मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ को अपना क्यों नहीं लेते, क्यों उनको मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। और शायद इसीलिए इराक ने इजराइल पर स्कॉट मिसाइल छोड़ता है, इजराइल को उकसाने के लिए कि वो भी इस वॉर में एंटर करे। लेकिन अमेरिका के दबाव से इजराइल इस अटैक का जवाब नहीं देता है, इस गल्फ वॉर में शामिल नहीं होता है। PLO का लीडर यासिर अराफत और उसके कई साथी लेबनान चले गए। इस बार इजराइल का अटैक का पर्पस लेबनान से PLO को जड़ से उखाड़ फेंकना था। दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 ये वो दिन था जब हमास और PLO के टेररिस्ट इजराइल में घुसकर हजारों इजरायली लोगों को मारा था, जिसके बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाज़ा को नक्शे से मिटा रहा है। इजराइल के अटैक से एस्टिमेट 40,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हुए हैं और 1,90,000 से भी ज़्यादा लोग देश छोड़कर चले गए और ये डेथ्स और माइग्रेशन का नंबर बढ़ते ही जा रहा है। दोस्तों ये गाज़ा में दुनिया के सबसे मजबूत बॉर्डर दीवारों में से एक है। आपको लग रहा होगा कि ये इजराइल का बॉर्डर है जो गाज़ा को इजराइल से अलग करता है, लेकिन आप गलत हो। ये इजराइल गाज़ा बॉर्डर नहीं है, ये इजिप्ट का बॉर्डर है। इजिप्ट इस पर पैसा खर्चा कर और मजबूत बना रहा है। पता है क्यों? क्योंकि फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस ना कर सके, देश के इस पर ना आ सके। आपको तो पता ही है गाज़ा में इजराइल क्या कर रहा है। ऐसे में ये लोग जाए कहाँ? बॉर्डर के दूसरी ओर मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों में फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ को ले नहीं रहे, देश के अंदर नहीं आने दे रहे हैं। दुनिया भर से पैलेस्टाइन के सपोर्ट में आवाज़ उठता है कि ये फ़िलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है। मिडल ईस्ट जैसे देश जो कि मुस्लिम मेजोरिटी देश है, ये तो पैलेस्टाइन को उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना कि इजराइल से नफरत करते हैं। फिर ये मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ को अपना क्यों नहीं लेते, क्यों उनको मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। क्या है फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ का द अनटोल्ड स्टोरी। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस बटन को दबाकर हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों 1948 में इजराइल पैलेस्टाइन दो अलग देशों का डिवाइड हुआ था। उसी साल 1948 में कुवैत में ऑयल निकला था। दोस्तों कुवैत में ऑयल की खोज 1938 में हुआ था और 1948 में ऑयल की पंपिंग शुरू करा गया था और इसके लिए चाहिए थे स्किलफुल वर्कफोर्स। काफ़ी देशों से कुवैत में स्किलफुल लोग आए, पैलेस्टाइन के लोग उनमें से एक था। वो अच्छी तरह से एजुकेट थे और एक्सपर्ट थे। बहुत सारे फ़िलिस्तीनी लोग कुवैत में जाते हैं और कुवैत में आकर उनकी पूरी ज़रूरत को पूरा करते हैं और कुवैत के डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। फ़िलिस्तीनियों को उस समय बाकी अरब देशों की तुलना में कम प्रिविलेज और राइट्स था। कुवैत की सरकार ने अलग अलग जगहों में उनकी मदद किया और उनका स्वागत किया कुवैत में। फ़िलिस्तीनी कम्युनिटी अपनी कल्चरल आइडेंटिफिकेशन को प्रोटेक्ट करते हुए देश के डेवलपमेंट में अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा था। लेकिन 1990 के दशक में काफ़ी कुछ बदल गया था। 2 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन कुवैत पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। इराकी सेना तेज़ी से आगे बढ़ता है और कुछ ही दिनों में कुवैत पर कब्जा कर लेता है और मानव अधिकारों को अब्यूज़ करने वाले रिपोर्ट सामने आते हैं। यूनाइटेड नेशन ने इराक को कुवैत से हटने के लिए कहता है, लेकिन इराक मना कर देता है और इराक कुवैत को अपने देश का एक हिस्सा घोषित कर देता है। यूनाइटेड नेशन इराक पर सैंक्शन लगा देता है और एक कोलिशन फोर्स का गठन करता है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे देश भी शामिल थे। पैलेस्टाइन इस सिचुएशन में कैसे खेलता है ये देखिए। आपको क्या लगता है पैलेस्टाइन सरकार किसको सपोर्ट करेगा? कुवैत को जहाँ पर हज़ारों फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज रहते हैं, या फिर इराक को? देखिए पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO और पैलेस्टाइन के लीडर यासिर अराफत यह सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करता है, पैलेस्टाइन इराक को सपोर्ट करता है। ये काफ़ी भयानक डिसीज़न था और इस कंडीशन में कुवैत को सपोर्ट ना करके इराक को सपोर्ट करना ये अपने आप में ही बहुत बड़ा डिसीज़न था। पैलेस्टाइन के लीडर ने शायद पैलेस्टाइन की आज़ादी के लिए लड़ने वाले साथी के रूप में इराक को देखा था और सद्दाम हुसैन ने पैलेस्टाइन की आज़ादी के लिए अपनी सपोर्ट का ऐलान भी किया था और शायद इसीलिए इराक ने इजराइल पर स्कॉट मिसाइल छोड़ता है, इजराइल को उकसाने के लिए कि वो भी इस वॉर में एंटर करे। लेकिन अमेरिका के दबाव से इजराइल इस अटैक का जवाब नहीं देता है, इस गल्फ वॉर में शामिल नहीं होता है।
17 जनवरी 1991 से 28 फरवरी तक ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलता है, जिसमें इराक को पीछे हटना पड़ता है और कुवैत फिर से आज़ाद हो जाता है। तो कुवैत में रहने वाले फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ का क्या हुआ? क्योंकि वॉर में तो फ़िलिस्तीन सरकार इराक के सपोर्ट में था, तो फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ का कुवैत में क्या हुआ? चलिए देखते हैं। कुवैत के सरकार ने कुवैत में रहने वाले फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ के खिलाफ कुछ गंभीर कदम उठाए। जाहिर सी बात है, ये तो होना ही था। कुवैत ने इसे एक गंभीर विश्वासघात के रूप में देखा। 20,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ को देश से निकाल दिया गया। हालांकि फ़िलिस्तीन रेफ्यूजीज़ के साथ दूसरे देश के लोगों को भी बाहर निकाला था, जिसमें इंडियन रेफ्यूजीज़ भी शामिल था। लेकिन इंडिया वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था। इंडिया ने सेफ होम कमिंग ऑपरेशन चलाया और सभी इंडियंस को बाहर निकाल लिया था। किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। कुवैत ने ऐसी पॉलिसी लागू की जिसने फ़िलिस्तीनियों के लिए जीवन को मुश्किल बना दिया, जैसे कि फ़िलिस्तीनियों के लिए रोज़गार को ख़त्म करना। अब कुवैत से हज़ारों रेफ्यूजीज़ बाहर निकल रहे थे। उन्होंने जॉर्डन और बाकी पड़ोसी देशों में शरण ली। जॉर्डन उन्हीं देशों में से एक है जो फ़िलिस्तीनियों के साथ वो एक्सपीरियंस कर चुका है। लेकिन जॉर्डन जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अपने चैनल पर मैंने 10 से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो अपलोड करी है, लेकिन अभी तक मैं अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया हूँ। आप इस चैनल को चेक कर लीजिए। अगर आपके लाइक ये चैनल है तो इस बटन को दबाकर थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। 1948 अरब इजराइल वॉर, आपको तो पता है क्या हुआ था। वॉर ख़त्म होने के बाद कई फ़िलिस्तीनी नागरिक जो कि वॉर के दौरान अपने देश से निकल गए थे और बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ जॉर्डन आए। किंग अब्दुल्ला उस समय जॉर्डन का किंग था और फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ का जॉर्डन सरकार ने स्वागत किया। यहाँ तक जॉर्डन ने उन रेफ्यूजीज़ को नागरिकता दी जिससे उन्हें यहाँ सभी फैसिलिटी मिले जो जॉर्डन के आम लोगों को मिलता है। 1948 में इजराइल ने पैलेस्टाइन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। वेस्ट बैंक पर कोई गवर्नमेंट नहीं था। जॉर्डन की सरकार किंग अब्दुल्ला ने वेस्ट बैंक को अपने देश में मिलाने का फैसला किया, जो कि फ़िलिस्तीनियों के लिए काफ़ी अच्छा था। 1950 में जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेता है। वेस्ट बैंक को अपने देश में मिलाने के लिए वेस्ट बैंक में सिक्योरिटी बढ़ा दिया था। वेस्ट बैंक में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया। 1967 के बाद PLO का लीडर यासिर अराफत जॉर्डन में अपना दोगलापन दिखाना शुरू करता है। फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ की बड़ी आबादी पहले से ही जॉर्डन में मौजूद थी। जॉर्डन के अंदर PLO काफ़ी सीक्रेटली काम किया और खुद की आर्मी और पॉलिटिक्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया था। उन्होंने जॉर्डन को इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला अटैक्स के लिए लॉन्चिंग पैड में भी इस्तेमाल किया। PLO ने जॉर्डन में अपना एक्टिविटी बढ़ा दिया था। इजराइल कहाँ अटैक को सहने वाला था। इजराइल जॉर्डन पर अटैक करता है, जिसमें जॉर्डन के कई हिस्सों को नुकसान हुआ और कई लोग मारे गए थे। PLO ने अच्छा मौका देखा और जॉर्डन सरकार के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया। खुलेआम जॉर्डन के राजशाही को उखाड़ फेंकने के नारे लगा रहे थे। जॉर्डन ने कई लोगों को जेल में डाल दिया था। सितंबर में ये वॉयलेंस अपनी चरम पर पहुंच गया था। 1970 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO जॉर्डन के अंदर रहते हुए जॉर्डन के खिलाफ वॉर छेड़ देता है और जॉर्डन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। जॉर्डन के राजा हुसैन PLO के खिलाफ कदम उठाता है। PLO को जॉर्डन से बाहर निकालने के लिए वॉर होता है, जिसे ब्लैक सितंबर के नाम से जाना जाता है। पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO इस वॉर में हार जाता है और उसे जॉर्डन छोड़कर भागना पड़ता है। लेकिन इस वॉर से जॉर्डन पर गहरा असर पड़ता है। देश के अंदर फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ के खिलाफ जॉर्डन के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। दंगे हुए, वॉयलेंस बढ़ा। जॉर्डन के सरकार और लोगों के साथ विश्वासघात हुआ कि हमने उन्हें रहने के लिए घर दिया, सब कुछ दिया और बदले में हमें मिला धोखा। इस वॉर में अमेरिका और इजराइल जॉर्डन के साथ मिलकर PLO के खिलाफ में लड़े थे। इतना ध्यान रखिएगा, जहाँ पर लड़ाई होती है अमेरिका वहाँ पहुँच जाता है। इसके पीछे कुछ अलग रीज़न है जो मैं अगली वीडियो में इसके बारे में बात करूँगा। दूसरी और मिस्र और सीरिया जैसे कुछ देश PLO के लिए सिंपैथी रखते थे और जॉर्डन के इस काम की निंदा करते थे कि भाई तुमने PLO के साथ गलत काम किया और रेफ्यूजीज़ के साथ कुछ गलत हो रहा है। सऊदी अरब और मोरक्को जैसे देशों ने स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए राजा हुसैन का सपोर्ट किया। आखिर PLO के साथ सही में क्या हुआ था? इसके कई साथी या तो मारे गए थे या तो देश छोड़कर भाग गए थे। PLO का लीडर यासिर अराफत और उसके कई साथी लेबनान चले गए और हमारा अगला देश भी लेबनान है। जॉर्डन से PLO को निकाले जाने के बाद सही मायनों में आज भी वो उभर नहीं पाए हैं। 1970 में जॉर्डन से भागने के बाद PLO लेबनान चला गया था।
साउथ लेबनान में रहते हुए PLO ने कई ट्रेनिंग कैंप्स बनाए, यहाँ तक कि उसने अपना हेडक्वार्टर भी इस्टेब्लिश किया। एक बार लेबनान के लोगों के ऊपर नज़र डालते हैं, क्योंकि इस कहानी में लेबनान के लोगों ने एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया और पूरा स्टोरी लेबनान के लोगों पर बेस है। लेबनान में 40% क्रिश्चियन रहते हैं और 54% मुस्लिम रहते हैं, जिसमें शिया और सुन्नी मुस्लिम शामिल है, और ये दोनों ही कम्युनिटी का आपस में नहीं पड़ता है। PLO ने लेबनान में अपना ट्रेनिंग कैंप्स बनाया और लेबनान को अपने ऑपरेशन के लिए और एक बेस बनाया था। लेबनान के क्रिश्चियन कम्युनिटी PLO के खिलाफ मोर्चा खोल देता है, PLO को देश से बाहर निकालने के लिए, जिसके बाद देश के अंदर सिविल वॉर होता है और वॉर तेज़ी से देश भर में फैल गया था। जैसे जैसे सिविल वॉर आगे बढ़ता है, PLO लेबनान के एरिया से इजराइल पर अटैक करना शुरू कर देता है। इजराइल कहाँ पीछे हटने वाला था, बदले में काउंटर अटैक देता है। 1978 और 1982 में लेबनान पर अटैक करता है। इस बार इजराइल का अटैक का पर्पस लेबनान से PLO को जड़ से उखाड़ फेंकना था और उसके मिलिट्री बेस को ख़त्म करना था। ऊपर से देश के अंदर सिविल वॉर शुरू था, जिससे लेबनान को इतना नुकसान हुआ कि ये बर्बाद हो गया था। बिल्डिंग्स मलबे में बदल गया, इकोनॉमी मलबे की तरह बिखर गया था। 1975 में शुरू हुआ ये सिविल वॉर 1990 में जाकर ख़त्म होता है। 15 साल चले इस सिविल वॉर में लाखों लोगों की जान जाती है और देश के अंदर लंबे समय तक तनाव बढ़ा रहता है। और इसी सिविल वॉर से हिजबुल्लाह और ईरानी प्रॉक्सी जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, जो आज भी इजराइल पर अटैक करते हुए फ़िलिस्तीनियों के लिए आर्मी और वेपन प्रोवाइड करता है। वॉर रोकने के लिए 1990 में लेबनान के गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया था, जिसे टैफ एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट में वॉर ख़त्म करने के लिए कुछ टर्म्स शामिल थे, जैसे कि PLO को लेबनान से बाहर निकालना, सीरियन आर्मी को लेबनान से निकालने का ऑर्डर, लेबनान में इंटरनल पॉलिटिक्स में रिफॉर्म और इजराइल आर्मी को लेबनान से बाहर निकालना था। जिसके बाद लेबनान ने अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और लेबनान में न्यू एरा स्टार्ट हुआ। इतिहास में अरब देशों ने PLO या फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ के साथ खराब अनुभव किया है, और ये दिखाता है कि क्यों कई देश फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ को अपने साथ लाने के लिए घबराते हैं और मना करते हैं। भले ही कई देश ऊपर से फ्री पैलेस्टाइन या सपोर्ट पैलेस्टाइन के गुणगान गाते हैं, लेकिन अंदर में कुछ और ही चलता है। इन सब के बीच वो आम फ़िलिस्तीनी लोग मरते हैं जो हमारी तरह आम लोग हैं, जिनका PLO या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। PLO और हमास की वजह से हर एक फ़िलिस्तीनी लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रहा है, जिसका PLO या हमास से कोई लेना देना नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने जितने भी इस वीडियो में वॉर देखे हैं वो PLO के वजह से हुआ है, ना कि आम फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ की वजह से हुआ है। जैसे हमने शुरू में बात करी थी 7 अक्टूबर 2023, जब पैलेस्टाइन के हमास और पैलेस्टाइन के इस्लामिक जिहाद ने इजराइल में घुसकर आम लोगों को मारा था। बदले में इजराइल पैलेस्टाइन को नक्शे से मिटा रहा है। इसमें मारे कौन गए? दोनों साइड से आम लोग। ना तो पैलेस्टाइन के आम लोगों ने इजराइल पर अटैक किया और ना तो इजराइल के आम लोगों ने पैलेस्टाइन पर अटैक किया। मुझे समझ में नहीं आता, अगर इनको अटैक ही करना है तो एक दूसरे के हेडक्वार्टर पर क्यों नहीं अटैक करते? क्यों आम लोगों को मारकर अपना मकसद को पूरा करते हैं? ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो फ़िलिस्तीन के लोगों को एक टेररिस्ट की तरह देखते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे मेरे टारगेट तक पहुँचने में मदद कीजिए इस बटन को दबाकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।